प्रिय विद्यार्थियों, मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिकाल का नामकरण विषय पर। उक्त विषय रांची विश्वविद्यालय के स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के सेमेस्टर 2 के पत्र संख्या CC3 में शामिल है। हिंदी साहित्य इतिहास में मध्यकाल को 2 कालखंडों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है। संवत 1700 से संवत 1900 तक के काल को अर्थात रीतिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास में विविध नामों से अभिहित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, डॉक्टर रसाल ने कलाकाल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। अब हम एक एक कर यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि इन विद्वानों ने इस काल का नामकरण आखिर किस आधार पर किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्र बंधु की। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल नाम प्रदत्त करते हुए लिखा है। रीतिकालीन कवियों ने जितने आग्रह के साथ रचना शैली को अलंकृत करने का यत्न किया है, उतना अन्य किसी भी काल के कवियों ने नहीं। जब भाव सीमित हों, उस समय जितने थे उन्हें ही जगमगाने में वे लग गए। अतः इस प्रवृत्ति के कारण यह काल अलंकृत काल है, ऐसा मानना है मिश्र बंधु का। इस काल को अलंकृत काल कहने का दूसरा कारण यह है कि इस काल के कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथों के लिखने में विशेष रुचि प्रदर्शित की। इस संदर्भ में महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतिराम का ललित ललाम, केशव की कवि प्रिया रसिक प्रिया तथा सूरती मिश्र की अलंकार माला महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस काल में साहित्य के भीतर और बाहर सर्वत्र अलंकरण की प्रवृत्ति के दर्शन किए हैं। अपने ग्रंथ रीति काव्य की भूमिका में वे लिखते हैं, समय की प्रवृत्ति और तदाश्रित काव्य प्रेरणा चूंकि अलंकरण के ही अनुकूल थी, निदान उसने अलंकरण में ही विशेषता प्राप्त की। अब यदि हम विचार करें तो विवेच्य काल को अलंकृत काल नाम देना उचित नहीं है। अलंकरण की प्रवृत्ति तो हिंदी के आदिकाल से आज तक चली आ रही है। तुलसी ने भी छंद पुरंद अनेक विधाना कहकर इस प्रवृत्ति के प्रति सजगता व्यक्त की है और आरंभिक काव्यों में भी उपमा आदि अलंकारों का सौंदर्य प्रस्फुटित हुआ है। अतएव अलंकरण कोई ऐसी निश्चित विभाजक रेखा नहीं है जो काल के नामकरण का आधार बने। यही नहीं, मिश्र बंधुओं द्वारा प्रदत्त नाम कविता के केवल बहिरंग पक्ष का सूचक है, उसके अंतरंग पक्ष का नियोजक नहीं है। जबकि इस काल में केशव के अतिरिक्त अनेक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने सरस और भावपूर्ण कविता की है। बिहारी और मतिराम ऐसे ही कवियों में हैं। इनके काव्य में कविता का अभिव्यक्ति पक्ष जितना सबल है, उतना ही अनुभूति पक्ष भी है। इन कवियों के काव्य में
अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है, बल्कि रस या ध्वनि को आत्मा माना गया है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर रसाल की, जिन्होंने इस काल को कला काल कहा है। कला काल कहने के पीछे डॉक्टर रसाल के क्या तर्क हैं, आइए उसे हम जानते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने विवेच्य काल को कला काल का नाम दिया है। उनका कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां का संपूर्ण शासनकाल कला वेष्टित था। इस युग में एक ओर स्थापत्य कला का चरम बिंदु ताज के रूप में काल के गाल का अश्रु बनकर प्रकट हुआ, तो दूसरी ओर हिंदी कविता भी कलात्मकता से संयुक्त हुई। इस काल के कवियों ने विषय की अपेक्षा शैली की ओर अधिक ध्यान दिया। उनकी कविता में चित्रकला का भी योग हुए बिना न रहा, अतएव यह कला काल है। कहने का तात्पर्य है कि चाहे वह स्थापत्य कला हो या चित्रकला, यह काल पूरी तरह से कला से परिपूर्ण था। इसलिए डॉक्टर रसाल ने इस काल को कला काल कहा। परंतु डॉक्टर रसाल का यह कला काल नाम भी इस आधार पर आपत्तिजनक है क्योंकि इसमें भाव पक्ष की उपेक्षा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रस्तुत काल को श्रृंगार काल नाम प्रदान किया है। यह नामकरण इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता को लक्ष्य कर किया गया है। यह सत्य है कि इस काल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, परंतु वह स्वतंत्र न होकर सर्वत्र रीति पर आश्रित है। इस काल के कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त 3 भागों में बांटा गया है। ये सभी रीति से किसी न किसी रूप में प्रभावित रहे। इस संबंध में डॉक्टर शिव कुमार शर्मा लिखते हैं, रीतिबद्ध कवियों ने तो अपने लक्षण ग्रंथों में साक्षात रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया ही। रीतिसिद्ध कवियों की रचनाओं की पृष्ठभूमि में भी अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी काम कर रही है। रही रीतिमुक्त कवियों की बात, उनमें भी एक प्रकार की कवित्वपूर्ण पद रचना का वैशिष्ट पाया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण रीति साहित्य में सीधे या टेढ़े रूप से रीति परंपरा ही घूम एवं चक्र लगा रही है। निश्चय ही इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही, परंतु वह रीति पर आश्रित होकर आया है। हिंदी साहित्य के अप्रतिम आलोचक और इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसलिए लिखा है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन 2 रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की ही रही। इससे इस काल के रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। स्पष्ट है कि शुक्ल जी श्रृंगार रस के आधिक्य को देख इस काल के श्रृंगार काल नाम को अमान्य नहीं करते, परंतु वे इसे उद्घोषित भी नहीं करते हैं। इस काल के साहित्य में रीति की प्रवृत्ति का व्यापक समावेश देख वे इसे रीतिकाल कहना ही अधिक युक्तिसंगत मानते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम विचार करेंगे आचार्य शुक्ल का नामकरण रीतिकाल पर। आचार्य शुक्ल ने प्रस्तुत युग विशेष का नामकरण रीतिकाल किया है। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग
काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहलाते हैं। रीति काल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे। अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर किए हैं। अतः रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण उन्होंने रीति काल किया है। रीति से उनका तात्पर्य पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण से है। इस संदर्भ में स्वयं शुक्ल जी लिखते हैं। उन्होंने लिखा है कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषतः श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में प्राप्त हुए। इस प्रकार शुक्ल जी के इस नामकरण का आधार इस काल में रीति ग्रंथों और रीति ग्रंथकारों की सुदीर्घ परंपरा है। देव, मतिराम, बिहारी, पद्माकर आदि इस मार्ग के अनुयायी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी शुक्ल जी द्वारा प्रदत्त रीतिकाल नाम को स्वीकार करते हुए तथा इस नामकरण के संबंध में शुक्ल जी के मंतव्य पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं। यहां साहित्य को गति देने में अलंकार शास्त्र का ही जोर रहा है, जिसे उस काल में रीति, कवित्व रीति, सुकवि रीति कहने लगे थे। संभवतः इन शब्दों से प्रेरणा पाकर शुक्ल जी ने इस श्रेणी की रचनाओं को रीति काव्य कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, तमाम विवेचनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवेच्य काल का रीतिकाल नाम ही सर्वाधिक तर्कसम्मत और ग्राह्य है। यद्यपि इसमें भी यह दोष बताया गया है कि यह नाम रीति परंपरा के प्रभावों से मुक्त घनानंद, बोधा, ठाकुर आदि कवियों की अवहेलना करता दिखाई देता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। फिर कोई भी नाम रखने पर सभी कवि उसमें नहीं आ सकते और फुटकर कवि अलग रखने ही पड़ेंगे। श्रृंगार काल नाम रखने पर भी वृंद, गिरधर आदि शुक्तिकारों के लिए अलग खाता खोलना ही पड़ेगा। अतः स्पष्ट है कि उस युग की मुख्य और व्यापक प्रवृत्ति रीति ही थी और इस आधार पर रीतिकाल नाम ही सर्वाधिक समीचीन है। प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।